डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन युनिव्हर्सिटी. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह है बीए द्वितीय वर्ष मुख्य एवं गौण का पेपर हिंदी नाट्य, जिसका पेपर कोड है HNDMN 203। इस पेपर के अंतर्गत हमने अब तक 1 से लेकर 7 इकाइयाँ पढ़ ली है, जिसकी बात हमने विस्तार से कर ली है। आज हम इकाई 8 की बात करने वाले हैं। इकाई 8, जिसका नाम है अंधेर नगरी नाटकीय वैशिष्ट्य का विश्लेषण। हमने अंधेर नगरी नाटक को विस्तार से पढ़ा हुआ है। अंधेर नगरी की तात्विक समीक्षा भी हमने कर ली है। अब इस लेक्चर में हम नाटकीय वैशिष्ट्य का विश्लेषण करने जा रहे हैं। नाटकीय वैशिष्ट्य यानी क्या, तो उसमें जो रूपरेखा जिसके हम देखें, भाग 1 से 4 तक हमने इस लेक्चर को डिवाइड किया हुआ है। पहले भाग की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से रहेगी, जिसमें सबसे पहले आएगा उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, फिर प्रहसन के रूप में अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो नाटक है वह एक प्रहसन है। नाटक के अलग अलग रूप होते हैं, जिसमें से अंधेर नगरी प्रहसन है। प्रहसन के रूप में अंधेर नगरी की विशेषताएं, इसकी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें हास्य और व्यंग्य प्रधान होता है। प्रहसन जो है उसकी विशेषता क्या है, तो सबसे पहला वह हास्य और व्यंग्य प्रधान होता है। दूसरा है छोटे आकार का होता है। फिर चरित्र अतिरंजित होते हैं और अक्सर समाज की किसी विडंबना को दर्शाते हैं। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक आलोचना करना रहता है और इसमें व्यवस्था, पाखंड, भ्रष्टाचार, जातिवाद आदि पर कटाक्ष किया जाता है। तो यह थी रूपरेखा भाग 1 की। इसके बाद दूसरे लेक्चर में भाग 2 में हम क्या पढ़ेंगे, तो उसमें अंधेर नगरी की अभिनेता की विशेषताएं, उसका अगर मंचन करना है तो उसकी जो अभिनेता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें आएगी संवादों की नाटकीयता, चरित्रों की स्पष्टता और विविधता, हास्य और व्यंग्य का मंचन में सरल प्रयोग, मंच सज्जा और पोशाकों की सरलता, प्रासंगिकता और दर्शक अपील, और अंतिम आएगा निष्कर्ष। यह रहेगा भाग 2 की रूपरेखा। भाग 3 में एकांकी संरचना, हास्य और व्यंग्य का कुशल प्रयोग, चरित्र चित्रण में प्रतीकात्मकता, संवाद प्रधानता, घटनाओं की सघनता और गति, दृश्य रचना की सरलता, लोक तत्वों का समावेश, नैतिक संदेश का समावेश, ये सारे आएगा। अंधेर नगरी नाट्य का शिल्प जो है, शिल्प की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो इसमें ये सारी आ जाएगी। और अंतिम भाग में भाग 4 में हम देखेंगे प्रमुख पात्र जो है उनका परिचय हम प्राप्त करेंगे, जिसमें गुरु, चेला, राजा, दीवान, मंत्री आदि जो पात्र हैं उसकी चर्चा, पात्र की विशेषताएं क्या है उसकी बात विस्तार से हम करेंगे। सबसे पहले भाग 1 की अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक के जनक के रूप में माना जाता है। हमने जब से अंधेर नगरी का पाठ शुरू किया है, इकाई जितनी हम ले रहे हैं, इकाई 5, 6, 7, तो हमने देखा है कि आधुनिक काल में जो गद्य विधाएं हैं उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र उसके जनक माने जाते हैं। तो उसी प्रकार हिंदी नाटक की जो विधा है उसके जनक भी हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही मानते हैं। अंधेर नगरी उनके सबसे प्रसिद्ध नाटकों में से एक है। उन्होंने बहुत से नाटक लिखे हैं, जिसमें से अंधेर नगरी जो है वो प्रसिद्ध नाटकों में से एक है। यह नाटक हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज, प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष करता है। इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा अगले लेक्चर में की हुई है कि अंधेर नगरी जो है उसका जो कथानक है उसकी विस्तार से हमने चर्चा कर ली है। समीक्षात्मक चर्चा भी हम अगले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रहसन की। तो प्रहसन के रूप में अंधेर नगरी कहाँ ठहरता है उसकी अगर चर्चा करें तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रहसन क्या होता है। तो प्रहसन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है हास्य प्रधान नाटक या हास्यपूर्ण लघु नाटिका। यह एक ऐसा नाट्य रूप है जिसमें सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक विडंबनाओं, ढोंग, पाखंड या भ्रांतियों को मजाक उड़ाया जाता है, मतलब उसके ऊपर व्यंग्य किया जाता है और हास्य के माध्यम से आलोचना की जाती है। धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक विडंबनाएं जो हैं उसके ऊपर मजाक किया जाएगा, मतलब व्यंग्य से उसके ऊपर बात की जा रही है और उसके ऊपर कथानक को आगे बढ़ाया जाता है।
प्रहसन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी रहती हैं? तो सबसे पहले है हास्य और व्यंग्य प्रदान होना चाहिए। प्रहसन जो है नाटक के विविध रूप में से एक है प्रहसन। तो प्रहसन की अगर उनकी विशेषताएं हम देखेंगे तो सबसे पहले है हास्य व्यंग्य प्रदान होना चाहिए, छोटे आकार का होना चाहिए, चरित्र अतिरंजित होते हैं और अक्सर समाज की किसी विडंबना को दर्शाते हैं। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक आलोचना करना भी होना चाहिए। सिर्फ मनोरंजन करना ही इसका उद्देश्य नहीं है, साथ साथ कोई संदेश भी समाज को देता है और इसमें व्यवस्था, पाखंड, भ्रष्टाचार, जातिवाद आदि पर कड़ा कटाक्ष किया जाता है। प्रहसन के रूप में अंधेर नगरी की विशेषताएं अगर हम देखें तो हास्य और व्यंग्य का प्रभावी प्रयोग इसमें किया गया है। नाटक में हास्य के साथ साथ तीखा व्यंग्य भी देखने को मिलता है, जैसे टके सेर भाजी टके सेर खाजा जैसे संवादों से बाजार की मूल्य व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है। हमने अगले लेक्चर में भी देखा था कि ये एक ऐसी नगरी है जहाँ सभी वस्तुएं के दाम, सबका मूल्य एक समान है। मान लीजिए कि आप मिठाई खरीद रहे हैं तो उसका दाम भी वही रहेगा। किसी दुकान पे आप कोई अलग चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो सबका दाम, चूरन लेने जाना है तो चूरन का दाम भी वही रहेगा। तो सबका दाम एक समान है। आपको कुछ भी चीज़ें चाहिए, टके सेर भाजी यानी कि भाजी लेनी हो तो उसका भी दाम वही है, और अगर आपको खाजा यानी कि मिठाई चाहिए तो उसका दाम भी वही रहेगा। यह दिखाता है कि जब हर वस्तु का एक ही मूल्य हो तो व्यवस्था का क्या क्या हाल होता है। यह इस नाटक को पढ़ने के बाद हम समझते हैं कि हर चीज़ों के दाम अगर एक समान रहेंगे तो ऐसी व्यवस्था का आगे चलकर क्या हाल होता है वो हम इसको पढ़कर समझ सकते हैं। दूसरा मुद्दा है चरित्रों की अतिरंजना यानी अतिशयोक्ति। अब इसमें जितने भी पात्र हैं, राजा है, मंत्री है, सेठ है, साधु है, कसाई है, जो साधु हैं उनके शिष्य हैं यानी कि चेले हैं, तो जब सबके पात्र जब हम देखते हैं तो उसमें अतिरंजना देखने को मिलती है यानी अतिशयोक्ति। पात्र वास्तव में ऐसे होते नहीं हैं, जैसे मूर्ख चला दिखाया गया है, वास्तव में ऐसे पात्र होते नहीं हैं, लेकिन पात्र के माध्यम से, हास्य के माध्यम से ऐसे मुद्दों को हमारे सामने रखा गया है कि आज भी यह सारे मुद्दे प्रासंगिक है। राजनीतिक तंत्र, राजनीतिक व्यवस्था जिस प्रकार से चलती है तो वह व्यवस्था आज से 145 साल पहले की दिखाई गई है, 1880 के आसपास की, लेकिन आज भी यह मुद्दा उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि आज के युग में भी राजनेताओं द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा सामान्य जनता का शोषण होता है। और यही बात किस प्रकार से साधारण व्यक्ति राजा द्वारा या राज व्यवस्था द्वारा प्रताड़ित होता है वह इसमें दर्शाया गया है। राजा जो है वो इतना मूर्ख दिखाया गया है कि जब न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी ना हो तो उसका परिणाम क्या आ सकता है यह भी इसमें दर्शाया गया है। राजा मूर्खता पूर्वक न्याय करता है। मान लीजिए कि हमने देखा था कि फांसी का फंदा बड़ा होने के कारण जो उसका अपराधी है उसको सजा ना देते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को ले आते हैं जिसका सर बड़ा है और उसका सर फांसी के फंदे में आ जाएगा। मूर्खतापूर्ण बात है, ऐसा होता नहीं है, अतिशयोक्ति है, लेकिन अपने संदेश को दिखाने के लिए हास्य व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर यह बात रखी है। तो पात्रों की अतिरंजना या अतिशयोक्ति देखने को मिलती है। तीसरा मुद्दा है राजनीतिक मूर्खता का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। राजनीतिक, हमने बात की कि राजनीतिक मूर्खता किस प्रकार से दिखाई गई है। राजा के निर्णय किसी भी तर्क और न्याय से परे होते हैं। जब अपराधी के स्थान पर दूसरे को फांसी दी जाती है तब पूरी व्यवस्था के मूर्खतापूर्ण स्वरूप को प्रकट करता है। अब हमने देखा कि केवल और केवल फांसी का फंदा बड़ा है तो ऐसे अपराधी को लाना पड़ेगा जो अपराधी ना भी हो, लेकिन उसका सर अगर बड़ा है तो उसको फांसी पर टंगाना है। जो वास्तव में अपराधी है वह छूट जाएगा और जिसने कुछ किया ही नहीं है उसको वहां पर ले आकर उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो राजनीतिक मूर्खता जो है उसका चित्रण यहाँ पर बखूबी किया गया है। चौथा मुद्दा है लघुता और सरल संरचना। अब प्रहसन जो है, प्रहसन आकार में छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, हम जब भी कोई नाट्य कृति या कोई भी कृति हम पढ़ते हैं, अगर वो उसकी रचना लघु नहीं है, उसकी रचना की गई है और उसको पढ़ने में आपको देर लग रही है, उसका स्वरूप बड़ा है, तो उसको समझने में या उसको पढ़ने में आपको आलस आएगी। इससे अच्छा है कि कृति छोटी हो और जो संदेश देना चाह रहे हो वो पूर्ण रूप से दे सके, उतनी सक्षम होनी चाहिए। तो यहाँ पर अंधेर नगरी जो नाटक है
उसका रूप बहुत ही छोटा है और केवल 6 दृश्यों में पूरी घटना उसमें आ जाती है। पात्र सीमित हैं, पात्रों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि आपको याद रखने में कठिनाई होगी। मुख्य पात्र जो है गुरु है, शिष्य गोवर्धन दास, नारायण दास, राजा, मंत्री, कोतवाल, इस मुख्य पात्रों को देखकर आपको याद अनेक जो दूसरे पात्र हैं आदि, मान लीजिए बाजार का दृश्य है तो चूरन वाला, वो सारे पात्र आपको, ब्राह्मण है, उस सब को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मुख्य जो पात्र है उसको अगर आपने याद रख लिया तो आप घटना को आसानी से समझ पाएंगे। सरल संरचना है, एक मुख्य घटना श्रृंखला के इर्द गिर्द पूरी कथा जो है वह घूमती है। मुख्य जो घटना है, एक बकरी मर जाती है और उसको उसके मरने के बाद राज्य व्यवस्था के तौर पर, न्याय व्यवस्था के तौर पर व्यक्ति वहाँ पर न्याय मांगने आता है और किस प्रकार से न्याय का चित्रण किया गया है वह हम उसको पूरी तरह से देखते हैं। तो सरल संरचना है, उसको समझने में आपको देर नहीं लगेगी, व्यंजनात्मकता नहीं है, सरल है और घटना श्रृंखला जो है वह एक ही घटना के इर्द गिर्द घूमती है। बकरी मर गई है और उसके न्याय के लिए जो घटना आगे बढ़ती है, पूरी घटना एक दीवार गिरने के कारण, बकरी के दब जाने के कारण, उसके मर जाने के कारण पूरी घटना उसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। 5वां मुद्दा है सामाजिक संदेश। अब कोई भी लेखक जब कोई कृति लिखता है तो उसके कृति के पीछे कोई ना कोई सामाजिक संदेश अवश्य ही रहता है, तभी उनकी जो कृति है वह सार्थक मानी जाएगी। अब यह जो कृति है, नाटक जो है अंधेर नगरी, उसका सामाजिक संदेश क्या है? तो नाटक में साधु के माध्यम से यह संदेश देता है कि ऐसे अराजक और मूर्खतापूर्ण शासन व्यवस्था से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहां रहना आत्मघात के समान रहता है। लेखक ने साधु के माध्यम से यह दर्शाया है कि जहां पर ऐसी मूर्खतापूर्ण शासन व्यवस्था हो वहां से हमें दूर रहना है। अगर आप वहां से दूर नहीं रहोगे, और गोवर्धन दास जैसा शिष्य जो वहां पर लालचवश रह जाता है तो उसके लालच के कारण वह लालच उसके लिए आत्मघात साबित होती है और अंत में उसको फांसी पर चढ़ने की सजा भी होती है। तो लालच में आकर आपको ऐसी जगह पर नहीं रुकना है जहाँ की न्याय व्यवस्था अराजकपूर्ण और मूर्खतापूर्ण हो। तो कुल मिलाकर इस प्रकार 5 मुद्दे थे। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम बात करें तो अंधेर नगरी केवल एक हास्यपूर्ण नाटक नहीं है, बल्कि एक प्रभावशाली प्रहसन है जो तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अव्यवस्था पर तीखा व्यंग्य करता है। इसके माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हास्य का प्रयोग कर समाज को सोचने पर मजबूर किया हुआ है। अंधेर नगरी नाटक की अभिनेता अगर हम बात करें तो अभिनय की दृष्टि से मंचन की उपयुक्तता बहुत ही प्रभावशाली और सशक्त है। यह नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इसमें हास्य व्यंग्य के जीवंत संवाद, रोचक घटनाएं और रंगमंच तत्व की भरपूर संभावनाएं देखने को मिलती हैं। तो नाटक ऐसा लिखना चाहिए जिसको मंच पर आप मंचित कर सकें। अगर नाटक ऐसा नहीं है तो सफल नाटक उसको नहीं माना जाएगा। तो इसी प्रकार पूरे नाटकों को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि नाटक के जो तत्व होते हैं, एक नाटक के तत्व के रूप में आपको मंच पर उसको जब मंचित करना हो तो मंचित अगर कर पाए तो वह सफल नाटक है। अगर मंच में उसको मंचन करने के योग्य नहीं है तो वो नाटक सफल कृति नहीं माना जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने भाग 1 की बात इस लेक्चर में की है। भाग 2 की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः